हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। ये क्लास 10th का सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं इस वीडियो में आपको 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आप अगर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, ठीक है। सबसे पहला सवाल है, सतत विकास किसे कहते हैं। देखिए, सतत का मतलब होता है कंटिन्यू, जो लगातार विकास होता है। मतलब इसका ये हुआ। अब देखिए, पहले ना आप लोग होता क्या ना कि क्वेश्चन पढ़ के घबरा जाते, सर इतना लंबा कैसे याद होगा। याद तो पहले करने के छोड़ दीजिए, आप पहले दिमाग में ये बैठाइए कि हमको क्वेश्चन को पढ़ना है और इसके बारे में जानना है। पहली बात तो दिमाग में ये फिट कीजिए कि हमको सतत विकास के बारे में जानना है। इंटरेस्ट पैदा जब तक नहीं कीजिएगा तब क्वेश्चन दिमाग में बातें नहीं आ पाएगी। और वर्ड का भंडारा होना चाहिए आपके पास, मतलब भंडार, वर्ड का जो ना भंडार होना चाहिए दिमाग में, तभी आप इसको पढ़ पाइएगा। तो वर्ड का भंडार कब आएगा, जब पढ़िएगा तब। देखिए, बोलता सतत विकास का अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रहे, टिकाऊ रहे। अर्थात सतत विकास विकास की वह रणनीति है जो प्राकृतिक साधनों एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बगैर वर्तमान एवं भावी पीढ़ी, दोनों पीढ़ी के कल्याण को अधिकतम बनाती है। अब देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि सतत विकास मतलब एक ऐसा विकास हो जो जारी रहे और टिकाऊ भी रहे। मतलब जैसे अभी टिकाऊ है ना, एकदम मतलब बहुत दिन तक चले। मतलब इसका दूसरा परिभाषा हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसी रणनीति है, एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो प्राकृतिक साधनों एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बगैर, मतलब एक ऐसा विकास हो रहा है जो प्राकृतिक साधनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा या पर्यावरण को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा। और भावी, वर्तमान तो यूज कर ही रहे हो, भावी पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ियों के कल्याण को अधिकतम बनाते हैं। मतलब जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाली नस्ल है, मतलब जैसे किसी ने अगर कोयला का यूज कर रहे हो, ठीक है ना, तो कोयला यूज कर, तो हम कोयला को इस प्रकार यूज करें कि हम तो यूज कर ही रहे हैं, हमारे आने वाले नस्ल भी कोयला का इस्तेमाल कर सके। तो इसका जो विकास होगा इसको बोलेंगे सतत विकास। जैसे गैस है, वन है, पेट्रोलियम है, जल है, सूर्य का प्रकाश है। तो अब देखिए, वुडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में क्या बताता है। अगर आप यहाँ तक भी लिख दीजिएगा ना आंसर तो चलेगा। अब चाहो तो यहाँ पे जोड़ सकते हो कि वुडलैंड आयोग सतत विकास के बारे में ये बताता है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए पूरी की जा सकती है। समझ में आ रहा कि वर्तमान की सतत विकास वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए पूरी की जा सकती है। जैसे कोयला हो, वन हो, पेट्रोल। मतलब कहने मतलब ये बोला ये जा रहा कि आने वाली पीढ़ी को उसके बिना, है ना, हम अभी जो यूज करें ताकि वो हम आने वाली पीढ़ी भी इससे यूज, इस चीज को, इस संसाधन को यूज कर सके। तो वो जो विकास होगा ना उसको बोलेंगे सतत विकास। जैसे आज हम लोग पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं, तो ना जाने कई सालों से पेट्रोलियम का यूज होते आ रहा है। तो उस समय से भी सतत विकास लोगों ने ध्यान देते आ रहा, तब तो आज हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर सतत विकास का ध्यान नहीं दिया होता, वेस्ट यूज करते, तो फिर हम लोग आज यूज नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो ये जो विकास चलते आ रहा है इसे बोलते कंटिन्यू, सतत विकास। देखिए, जैसे इंग्लिश में इसको दे दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ये हुआ कि सस्टेनेबल मतलब कंटिन्यू जो विकास होते आ रहा। इंग्लिश वाले नोट कर लेना। आगे है अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है जी। एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसा संगठन है या व्यवस्था बोल सकते हैं जिसमें किसी देश या समाज के सदस्य सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था एक ढांचा है, एक व्यवस्था है। और इसके अंतर्गत होता क्या है कि जितने सारे देश में लोग हैं या समाज के लोग हैं ना, वो सब जो है आर्थिक क्रिया मतलब पैसा कमाने वाला काम करते हैं। सिंपल सा फंडा में समझिए कि एक ऐसा काम जिसके, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी संगठन, यानी कि एक ऐसा व्यवस्था है अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत, जिसमें जो है दुनिया, देश की दुनिया के सभी लोग जो है ऐसा काम करते हैं जिससे उसको पैसा कमाए, है ना, जिससे उसे पैसा आए, आर्थिक क्रिया हो। अर्थव्यवस्था से मतलब उन सभी खेतों, कारखानों, दुकानों, खानों, बैंकों, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, अस्पताल आदि से होता है। आप समझ रहे हैं, खेत क्यों यूज करेगा लोग, ताकि पैसा हो। कारखाना क्यों खोलेगा, पैसा के लिए। दुकान क्यों खोलेगा, पैसा के लिए। स्कूल कॉलेज क्यों खोला है, पैसा के लिए। अस्पताल, पैसे के लिए। तो वो जो काम हो रहा है सब के सब जो है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। और जो लोग को रोजगार प्रदान करता है, तो दूसरा बात यहाँ एक तो पैसा कमाने का है और दूसरा जो है उससे दूसरा लोगों को रोजगार पैदा होता है। जैसे अगर मैंने कारखाना खोले तो मेरे को तो फायदा होगा, लेकिन इसमें जितने लोग काम करेंगे वो भी पैसे के लिए ही काम करेंगे और उनको भी रोजगार मिलेगा, उनको भी फायदा होगा। तो इस तरह से जो व्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था, देखिए अर्थव्यवस्था में अर्थ जुड़ा हुआ है और व्यवस्था मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, व्यवस्था है जो कि आर्थिक काम जिसके अंतर्गत काम किया जाता है।
तो दुनिया में जितने सारे काम है लगभग जो काम, वो सब जो है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। जिस काम से पैसा कमाया जाए उसको आप अर्थव्यवस्था के कैटेगरी में रख सकते हो। खनिज क्या होता है? देखिए, प्रकृति में स्वतः पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, खनिज कहलाते हैं। मतलब प्राकृतिक में पाए जाने वाले एक ऐसा पदार्थ जिनकी निश्चित अगर आंतरिक संरचना देखा जाए कि जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, जिसको खनिज कहते हैं। अब होता ये का ये कहाँ पाए जाते हैं? ये चट्टान के अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। चट्टानों के अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर विभिन्न भू वैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा होती है। यह एक प्राकृतिक और अनवीकरणीय संसाधन है। जैसे कि हम लोग कोयला यूज करते हैं, लोहा यूज करते हैं, पेट्रोलियम यूज करते हैं, ये सब खनिज के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। और वही खनिज अलग अलग पार्ट में बढ़ जाता है, कुछ लोहा बन गया, कुछ एल्यूमिनियम बन गया, कुछ अलग अलग टाइप का बन गया, ठीक है ना। तो ये जो है प्राकृतिक है। खनिज क्या है? प्राकृतिक खनिज है भाई। जैसे जमीन के अंदर से लोहा पाया जाता है कि नहीं? लोहा सुने कि लोहा कहाँ जमीन से निकलता है, लोहा पाया जाता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो खैर बनाया, तो लोहा हो गया, तांबा हो गया, जो जमीन के अंदर, जैसे पारा हो गया, आपने पढ़ा होगा। एल्यूमिनियम हो गया, बॉक्साइट के रूप में पाया जाता है आयस के। तो खनिज से ही बनता है वो, आपने साइंस में भी पढ़ना है खनिज के बारे में, ठीक है ना। आगे है नगर परिषद के संगठन और कार्य का वर्णन करें। नगर, भारत में एक नगर पालिका अक्सर एक शहर के रूप में जाना जाता है। यह ना तो एक ग्राम और ना ही बड़े शहर के बराबर होता है, उनके बीच का होता है। मतलब गांव भी नहीं, शहर एक छोटा सा बीच के, जिस तरह ज्यादा बड़ा शहर नहीं हो और छोटा गांव भी ना, उसके बीच का हो। एक नगर पालिका 20,000 या उससे अधिक लोगों को मिलाकर बनता है। लेकिन अगर 4 लाख से अधिक हो जाए तो यह जो है एक नगर निगम बन जाता है। तो नगर निगम के लिए 4 लाख चाहिए, लेकिन 20,000 का अधिक है तो चलेगा। नगर परिषद नगर पालिका की मुख्य नीतिगत प्राथमिकताएं निर्धारित करती है और जांचती है कि नगर निगम की कार्यपालिका उन्हें प्रभावी ढंग से, मतलब अच्छे ढंग से काम लागू कर रही है नहीं। परिषद बजट को अपनाती है और नगर पालिका की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट की भी जांच करती है। यानी कि नगर पालिका जो है नगर परिषद के अंतर्गत आता है। तो नगर परिषद एक जगह हुआ और नगर पालिका उसके अंदर एक संगठन हो गया, ठीक है ना। तो इसका इंग्लिश यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। कोपरा क्या है? तो कोपरा देखो, ये COPR है, एक्चुअली इसका मतलब होता है सी फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। तो इसको बोला कोपरा। और आप जानते हैं इसका पूरा नाम उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, जानते हैं जी। और ऑब्जेक्टिव में आता है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को अधिक सरलता तथा तेजी से सुनी जा सके। मतलब जो कंज्यूमर है उसकी कोई समस्या हो तो ध्यान से सुना जा सके, आसानी पूर्वक सुना जा सके। वो कोर्ट कचहरी उसको जाने की जरूरत नहीं पड़े। मतलब किसी को वकील का पीछा करता, वकील लाएगा, कोर्ट वकील मिला नहीं मिला, बहस हो रहा है, इस सबको तो जरूरत नहीं पड़ती है। उपभोक्ताओं को संरक्षण और न्याय मिल सके, इस अधिनियम के अनुसार। अब इसका अंदर कानून क्या है ना, कि उपभोक्ता को कानूनी सलाह के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप भी एक वकील के रूप में काम कर सकते हो कोपरा के अंतर्गत। बोलता है उपभोक्ता को कानूनी सलाह के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं होती है, वह खुद ही एक कागज और अपनी समस्या लिखकर अपना केस लड़ सकता है। केस के लिए साथ में संबंधित कागजात जैसे रसीद हो, गारंटी कार्ड इत्यादि संग्रहण किए जाने चाहिए। मतलब जो जो जिस वजह से आप लड़ रहे हो तो उसके लिए तो कागजात आपके पास होने चाहिए, ठीक है ना। तो यही है कोपरा। आगे है आग लगने में की स्थिति में क्या करेंगे? तो यार सिंपल सी बात है, पढ़ लीजिए। फंसे लोगों को बाहर निकालेंगे, घायल होगा तत्काल प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाएंगे। आग के फैलने को रोकने के लिए बालू मिट्टी अगर है तो मारेंगे, जल का उपयोग करेंगे, अग्निशामक को बुला देंगे, ठीक है ना। समवर्ती सूची से क्या समझते हैं? देखिए मैंने छोटा सा लिखा, आप यहाँ पे और लाइन जोड़ सकते हैं। समवर्ती सूची अथवा इसको बोलते हैं तीसरी सूची। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 सूची की सूची है, 52 विषय की सूची। यानी कि समवर्ती सूची में 52 विषय है, 52 सब्जेक्ट है, 52 बातें हैं। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों को वर्णित किया गया है। और इसमें आप जोड़ सकते हैं, यदि किसी किसी काम को यदि किसी काम को या किसी काम को करने पे अगर स्टेट जो है राजी नहीं हो पाता है सेंट्रल से, यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार से, केंद्र सरकार और मिल मान लीजिए केंद्र सरकार ने कानून बनाया, ठीक है, और राज्य सरकार उसको फॉलो नहीं, उसको मतलब अच्छा नहीं लग रहा नहीं, ये कानून सही नहीं है, ये होना चाहिए। तो अगर दोनों में बहस होती है तो जैसे दोनों कानून बनाया है, केंद्र सरकार भी कानून बनाया और राज्य सरकार भी वही कानून बनाया, उसी उसी कानून पे दोनों चर्चित किया, दोनों डिफाइन किया, दोनों अलग अलग अपनी बातें रखी। लेकिन तो राज्य सरकार की बात कुछ अलग थी, केंद्र सरकार की कुछ अलग ही बात थी।
लेकिन अगर दोनों में बहस होता कि नहीं ये सही है ये सही है, तो केंद्र सरकार की बातों को ही माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए सवाल है, सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, छोटे गंदे या अव्यवस्था कर, मतलब जहां पे कोई व्यवस्था ना है, वहां पे जहां फैक्ट्री मजदूर निवास करते हैं, फैक्ट्री में रहने काम करने वाले लोग जो है निवास करते हैं, वैसे ही जगह को बोलते हैं सलम। अब देखिए, औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप जब औद्योगिकीकरण हुआ था ना, उसके बाद जो बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, आपको पता ही है, औद्योगिकीकरण जो होने के बाद जो है बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए। अब जिसमें काम करने के लिए बड़ी संख्या में गांव से मजदूर पहुंचने लगे। अब गांव अभी भी देखते हैं ना, गांव से लोग जाते हैं मुंबई दिल्ली कमाने के लिए। तो जब बड़े बड़े फैक्ट्री स्थापना हुआ, तो गांव से लोग जाने लगे कमाने के लिए, मजदूरी काम करने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, मजदूरी हुआ ना। वहां रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, अब वहां जाकर कहाँ रहेगा भाई। तो शुरू शुरू में जब गया था लोग वहां काम करने के लिए, तो मजदूर कारखाने के निकट रहे, क्योंकि उसको पता है कारखाना मालिक, इसलिए कारखानों के मालिकों ने उनके लिए छोटे छोटे तंग मकान बना दिए। तंग क्या होता है, छोटे छोटे मकान बनवाए। अब देखो, कारखाना का जो मालिक था उसको पता था कि जो मजदूर आया कहाँ रहेगा बेचारा, अभी तो पैसा कमाने आया। तो उस समय उन्होंने कहा कि ना, अपने फैक्ट्री के पास में ही छोटे छोटे मकान बना दिया, जिसको झुग्गी टाइप का बोलते हैं, या छोटे छोटे मकान बना दिया, है ना, ताकि उसमें रहे वो, जिसमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। अब भाई उसमें क्या रहेगा, टॉयलेट बाथरूम भी नहीं रहेगा, जाओ जहाँ जाना, तो बड़ा गंदा हो जाता था। इन मकानों में हवा पानी रोशनी तथा साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं थी, इसलिए इस प्रकार औद्योगिकरण के फलस्वरूप जो है सलाम पद्धति शुरुआत हुई। मतलब सलाम पद्धति जैसे एक जस्ट लाइक समझो कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री बगल में कुछ लोग रह रहा है। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, मुंबई में बहुत जगह ऐसा है जी, फैक्ट्री बगल में लोग रहते हैं, तो इससे होता क्या है, एकदम गंदा जगह होता है। आपने देखा होगा ना, एकदम एकदम गरीब 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 क्या होता है यार, दिखता है गरीब है, लेकिन वो बस काम करने के लिए लोग रहते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो कोई व्यवस्था नहीं रहता है, इस तो गंदगी तो फैलना ही फैलना है फिर। तो उसी को बोलते हैं स्लम पद्धति। इसी वजह से शुरुआत हुआ था, बड़े बड़े कंपनी खुद जो है लोगों को काम करने, ताकि इसलिए रखता था अपने पास में बगल में, ताकि वो उसको काम करने टाइम पे आएगा ना, टाइम पे आएगा, भागेगा नहीं, अपना अंडर में रहेगा, ठीक है ना, इसीलिए। चलिए, तो ये हो गया। अब कुछ और, सर्वहारा वर्ग तो जानते हैं जी, मतलब एक ऐसा वर्ग जिसमें गरीब किसान हो, किसान भी गरीब भाई साहब, कृषक मजदूर भी गरीब, सामान्य मजदूर हो, श्रमिक आम लोग शामिल हो, उसको बोलेंगे सर्वहारा वर्ग, ठीक है। और आखिरी सवाल, स्वराज पार्टी का स्थापना का उद्देश्य क्या था। स्वराज पार्टी का भारत में स्वतंत्रता संग्राम के समय बना, जिस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, 1800 स्वतंत्रता संग्राम। अच्छा, तो स्वतंत्रता संग्राम का समय बना, एक राजनीतिक दल था, एक दल का नाम है स्वराज पार्टी, पार्टी है दल। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था, मतलब खुद से शासन करना है। भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ है अपना राज्य, स्वराज का मतलब हो गया अपना राज्य हो, है ना, मतलब ब्रिटेन के टाइम चल रहा था। तो एक ऐसा शासन बनाया, एक ऐसा पार्टी बनाया जिस पार्टी में खुद लोग स्वयं शासन करेंगे, स्वयं अपना मनमानी जिएंगे, मतलब अपना मर्जी जिएंगे, अंग्रेज के हुक्म पे नहीं जिएंगे। तो यार यहाँ पे मैंने 10 सवाल बता दिया, आई थिंक ये आपके लिए बहुत काफी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो क्लास करते हैं कैसे, लेकिन नीचे कमेंट करना, और आपको इनमें से कितना सवाल आता है वो भी मुझे कमेंट करके बताना। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, ओके जी।